हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे असम के करंट अफेयर, असम के जो वीकली करंट अफेयर्स हैं जिसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 1 और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पूरे वीकली करंट अफेयर जो असम में इंपॉर्टेंट आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है बट जितनी इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। और मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें डिस्कस करूँगा, मैं कुछ इधर उधर की कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधी दिखने को मिलेंगी। ठीक है, और डिस्कस करेंगे आज हमारा एपिसोड नंबर 1 और इसको क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स, चाहे मेरी जीएस के क्लासेस हैं, करंट अफेयर की क्लासेस हैं, कुछ भी, वो सब कुछ अपडेट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़िए और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट मिलती चली जाएंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। तो देखिए जी, पहला करंट अफेयर हमारा क्या कहता है। अभी रिसेंटली जो है 5 और लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिला है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस का रिकॉग्निशन मिलना, पहला इंपॉर्टेंट चीज की कौन सी वो 5 भाषाएं हैं जिसमें से एक एसएमीज भी आती है। मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत भाषा, ये 5 हैं जिसमें से एक है एसएमीज। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, असम के लिए। और इसमें 5 भाषाओं का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 5 भाषाएं हैं। अभी 2004 में हमारे भारत देश में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस का। और ये क्लासिकल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो एक हमारी पुराने जो कहते हैं ना कि पुरानी लैंग्वेज हो, पुराने जो ट्रेडिशन हो, पुरानी जो है 1500 से 2000 साल पुरानी ये भाषाएं हो, जिसको हम पूरी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, खास करके जो हमारे देश की हिस्ट्री और कल्चरल लेगेसी को आगे लेके जाएगी। हिस्ट्री और कल्चरल लेगेसी को आगे लेके जाना ये हमारा उद्देश्य है और इसीलिए क्लासिकल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। इन 5 भाषाओं को ऐड ऑन करके हमारी टोटल भाषाएं हो चुकी हैं 11, यानी कि जो हमारे देश में अब क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो हैं 11। टोटल 11 जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला था वो मिला था तमिल भाषा को 2004 में, फिर संस्कृत को 2005, कन्नड़ और तेलुगु को 2008, मलयालम 2013 और 2014 में उड़िया। और अभी टोटल 5, तो 6 और 5 टोटल कितनी होगी, 11 लैंग्वेजेस हो गई। और ये जो 6 लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं इनको 8 शेड्यूल में डाला गया है, 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। मतलब ये 6 भाषाएं 8 शेड्यूल में है। 8 शेड्यूल में टोटल भाषाएं अभी हमारी कितनी है, 22। संविधान जब बना था तो 14 थी, उसके बाद टोटल कितनी होगी, 22 होगी। और ये 6 की 6 भाषाएं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती हैं। अब क्या क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेजेस का, मैंने जैसे आपको बताया कि 1500 टू 2000 ईयर पुरानी वो भाषा होनी चाहिए और उनकी कुछ बुक्स होनी चाहिए, यानी कि एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए। अगर देखा जाए मतलब जो वो एंशिएंट लिटरेचर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से जिसे कहते हैं ना जीरो से ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए। कुछ लोग बोलते होने चाहिए, स्पीच मतलब बोलते होने चाहिए। और वो लैंग्वेज जो है डिफरेंट होनी चाहिए मॉडर्न फॉर्म से। वो लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए मॉडर्न फॉर्म से। वो लैंग्वेज डिफरेंट कैसे होगी, मॉडर्न फॉर्म से कैसे डिफरेंट होगी, ऐसा ना हो कि वो पुरानी जो लैंग्वेज है, जो सारी नई लैंग्वेज है, वो पुरानी भाषा से आ रखी हो। लेकिन बात ये है कि वो चाहे आ रखी है लेकिन एट द एंड पुरानी भाषा का अपना होना चाहिए, यानी कि उसके बुक्स होनी चाहिए, लोग बोलते होने चाहिए। तो वो मॉडर्न फॉर्म में डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम भाषा है, नहीं, हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब यहां पे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं। देखिए, 2 इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं हर साल इन भाषाओं को, और कौन सा है वो, दैट इज प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड एक मिलता है महर्षि बद्रियान सम्मान अवार्ड। ये 2 जो है आपके इंटरनेशनल अवार्ड्स इन भाषाओं को मिलते हैं। और साथ के साथ जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये बात करता है कि जो
ये यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत, इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आपके प्रोफेशनली जो हैं चेयर्स होंगी, इनकी जो भी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इनके जो है अपने चेयरपर्सन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत देखने को आपको मिलेंगे। और इसकी एक्सेलेंस के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल लैंग्वेज ये सेटअप किया गया है, ये एक्सेलेंस सेंटर सेटअप किया गया है। कहाँ पे? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर के अंतर्गत। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका लैंग्वेजेस है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में, तो उसमें वहां पे ये एक्सेलेंस सेंटर सेटअप किया गया है सो दैट हम भाषाओं को आगे लेके जाएं। तो दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द बेनिफिट्स जो है यूजीसी की रिकमेंडेशन में की, 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट कर दिया, सो दैट हम इन चीज़ों को, इन भाषाओं को मतलब एक जो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को हम बात करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि ये जो 6 भाषाएं पहले थी उनको 8th शेड्यूल में जो है ऐड ऑन किया गया था। अब 8th में अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि 22 भाषाएं हैं जैसे मैंने बताया था, और 14 भाषाएं जब संविधान बना था, अब टोटल 22 हैं। अब 22 में कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखो, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम और मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो टोटल ये 22 भाषाएं हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया था? अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 6 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं, हमारी 8th शेड्यूल में आती हैं। इसमें अब देखो जी, जो असमीज, पाली, प्राकृत, बंगाली और मराठी, अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो 6 तो आपकी वो थी। अब यहां पे देखो असमीज भी है, बंगाली भी है और मराठी भी है, ठीक है। यानी कि 6 तो आपकी जो पहले थी वो तो हैं, और 3 ये आ गई। इसके अलावा एक प्राकृत थी, एक आपकी पाली भाषा थी। तो प्राकृत और पाली भाषा में नहीं है। तो टोटल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल 11 में से जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और हमारे संविधान की ऑफिशियल लैंग्वेज में कितनी आती हैं? तो 9, यानी कि 2 भाषाएं नहीं है। और 2 भाषाएं कौन सी नहीं है? एंड दैट इज, दोबारा दिखाता हूं मैं आपको, और वो कौन सी नहीं है? एक तो आपकी पाली भाषा नहीं आती और एक आपकी प्राकृत भाषा नहीं आती। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आपकी टोटल 9 भाषाएं हैं जिनको जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में देखने को मिलती हैं। अगर हम संविधान के कुछ आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 344A, जिसमें आपका जो है एक मैंडेट किया गया है कि राष्ट्रपति एक कमीशन बनाएंगे जो कि हर 5 साल बाद जो है रिव्यू किया जाएगा, ये संविधान के अंतर्गत लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि हम इसमें हिंदी का भी यूज करेंगे, प्रोविजनल यूज हिंदी का करेंगे। दूसरा है 351 में जो है लिखा गया है कि हम हिंदी लैंग्वेज को कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वो 351 में लिखा गया है। सो दीज आर द क्लासिकल लैंग्वेज क्राइटेरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब बात आती है कि लैंग्वेज प्रमोशन के लिए बहुत सारे सरकार ने इनिशिएटिव्स भी ले रखे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट अस्मिता। इसके अंतर्गत आपको 22,000 बुक्स जो हैं छापनी पड़ेंगी और 5 सालों के अंतर्गत, जिससे आप इस लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो तो ठीक है, अब संस्कृत लैंग्वेज से कन्वर्ट करके बाकी भाषाओं के अंतर्गत मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, यानी कि बाकी भाषाओं के भी आप इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे विद इन द यूनिवर्सिटी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो हमने मैसूर की बात करी थी, वहां पे आपका इन 4 भाषाओं को, 4 क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात आती है। कौन कौन सी? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल जो है आपका 2019 का, इसमें हम क्या करते हैं कि 3 आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटीज बनेगी, जैसे कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में। तो यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी बनाने का ये बिल किया गया है। तो यहाँ पे तो दैट मीन्स हम लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्लासिकल लैंग्वेज को बात करी गई, पहले 6 थी, अब 5 ऐड ऑन करके 11 होगी। 11 में से 9 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारा स्टेटस है संविधान में वहां पे आती हैं। प्राकृत और पाली भाषा नहीं आती। 2 इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिलते हैं, ठीक है। और इसमें यूजीसी के अंतर्गत आपको चेयरमैनशिप मिलती है कि भाई आप अपना सेटअप कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट अस्मिता, 22,000 बुक्स छापनी है आपने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने हैं। 4 लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो मैसूर में है। अब क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या है? 1500 से 2000 साल पुरानी भाषा होनी चाहिए। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे
जो है वो एक उसके एंशिएंट टेक्स्ट होने चाहिए, मॉडर्न भाषा से अलग होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी बातें आती हैं यहाँ पे कि मतलब अगर उसमें डिफरेंस होना चाहिए मॉडर्न भाषा से, टेक्स्ट होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए, पर्टिकुलर पीपल होने चाहिए उस भाषा को बोलने के लिए। तो दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स जो हमने डिस्कस करी हैं पूरी आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंतर्गत। तो दिस इज द क्लासिकल लैंग्वेजेस, टोटल 11, जिसमें एक एसएमईज आ गई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी असम ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट। को डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट जो है सो टू डिसेंट्रलाइज द गवर्नेंस, मतलब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जैसा ही काम। अब एक्चुअली क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा है, जिला जिसे हम कहते हैं वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटे छोटे और भी इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं, छोटे छोटे और आर्म्स बना दिए हैं, यूनिट्स बना दिए हैं, जिन्हें हमने को डिस्ट्रिक्ट की बात करी है। ये को डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम भी करेंगे, ये मैजिस्ट्रेट वाला काम भी करेंगे, जैसे कोई लैंड का इशू है, कोई कहीं से कुछ परमिशन लेनी है, वो सब चीज़ें ये करने वाले हैं। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उसके साथ ही एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा जो इन चीज़ों को संभालेगा। ये चीज़ें संभालने का रीज़न क्या है कि हम गवर्नेंस अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। हम जो चीज़ कर रहे हैं डेमोक्रेसी को बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे देश में 3 तरह की वो चीज़ होती है, डेट मीन्स पावर्स, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। लोकल में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पे पावर डिवाइड कर रखी है। तो ऐसे ही अब हम असम के अंतर्गत को डिस्ट्रिक्ट बना के गवर्नेंस को अच्छा करेंगे। तो डेट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब ये क्या है को डिस्ट्रिक्ट, वो देखते हैं। तो देखिए जी क्या है ये। तो यहाँ पे इस सिस्टम के अंतर्गत जो को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उनके पास पावर्स हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जैसे, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट को संभालता कौन है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो भाई इस को डिस्ट्रिक्ट में जो भी पर्सन आएंगे उनके पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सेम रहेगी। और ये है क्या, छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनाई गई हैं, और इनको हैंडल कौन करेगा, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है इसको हैंडल करेगा। और यहाँ पे जो है गवर्नेंस जो है लोगों तक हम लेके जाएंगे, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पे। गॉट इट। नेक्स्ट है जी यहाँ पे ये फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो फेज 1 होगा उसमें 39 असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत हम इसको जो है लगाएंगे। दूसरे फेज में हम जो है 35 एडिशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को लगाएंगे, जिससे जो है आपका पूरा फाउंडेशन रखा जाएगा आपके को डिस्ट्रिक्ट का। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पावर्स बहुत सारी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं लैंड रेवेन्यू के मैटर्स होंगे, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम होंगे, या एक्साइज ड्यूटी और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी चीज़ें होंगी, इन चीज़ों को भाई आपकी पावर दी गई है। ये पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का खेल है। अब दूसरी बात है मैजिस्ट्रियल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब बात यह है कि भाई मैजिस्ट्रेट वाली बात भी आती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वाली भी बात आती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे, अगर कोई लेट सपोज कि आपको कोई फंक्शन करना है, कोई इवेंट करना है, तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाते थे। तो अब ये बंदे भी कर देंगे, असिस्टेंट जो लोग हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये कर देंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे को डिस्ट्रिक्ट बनाने का लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि लैंड के इशू सॉल्व कर दे, कोई परमिशन लेनी है वो आप कर सकते हो, वेलफेयर प्रोग्राम कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो, एक्साइज ड्यूटी वाले काम कर सकते हो, राशन कार्ड इशू करना है वो कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं, जहाँ आपने लैंड का जो सेल है उसको अप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें, जिससे क्या होगा, गवर्नेंस स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, सर्विस डिलीवरी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और एट द एंड जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी एट द ग्रास रूट लेवल। दैट मीन्स हम बिल्कुल बिलो द, मतलब जो कह सकते हो कि बिल्कुल लोकल लेवल तक सब चीज़ें चली जाएंगी, और लोकल लेवल पे सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी यहाँ पे। तो दिस इज द मेन थिंग यहाँ पे। गॉट इट। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेनिफिट्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड इशू हो गया, ठीक है, जो आपके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, उनका फंड्स, यूनाइटेड फंड्स, गवर्नमेंट स्कीम, इनकी पूरी इंप्लीमेंटेशन ये करवाएगा, ठीक है। और सारे परमिशन, ये ओवरसीज एक्साइज ड्यूटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ इनके हाथ में होगी, जो को डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे। और इसका लॉजिक क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन करनी है हमने एडमिनिस्ट्रेशन की, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जिनकी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है, और एट द एंड जो है आपने इस चीज़ों को फास्ट करना है, आपने चीज़ों को फास्ट करना है, यानी कि स्पीडी, जल्दी सारा काम हो जाए, ठीक है। तो ये को डिस्ट्रिक्ट बनाने का लॉजिक यही है,
तो आपको समझ में आ गया कि कोर डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ सीधा सीधा सामने आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी करनी है, मैजिस्ट्रेट चीज़ें अच्छी करनी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बना के रखनी है, ग्रास रूट डिसीजन अच्छा करना है, और लोगों की जितनी भी इसेंशियल सर्विस है, सर्विस डिलीवरी है, उसको फास्ट करना है, गवर्नेंस अच्छी करनी है, लैंड इश्यूज, एक्साइज इश्यूज, सर्विस डिलीवरी, सबको अच्छा करना है आपने। ये मेन लॉजिक है यहाँ पे, दैट इज फॉर द कोर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट न्यूज है जी हमारी, असम पुलिस डे सेलिब्रेट किया गया है अभी रिसेंटली। अब असम पुलिस डे जो होता है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को, जिसमें हम बात करते हैं कि जो असम पुलिस है उनका जो हमारे देश के अंतर्गत सहयोग। अब देश के अंदर सहयोग का मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, और बॉर्डर स्टेट है आपकी, ठीक है, आई मीन बॉर्डर स्टेट इन द सेंस कि क्योंकि बॉर्डर बहुत टच करते हैं, तो हर चीज को देखना इनके हाथ में है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन अंदर घुस गया ना असम में, तो मतलब ऑब्वियसली बात है पुलिस देखती है सब कुछ चीजें। और ये जो हमने 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था, ये 74th असम पुलिस डे था। असम पुलिस को इस्टेब्लिश किया गया था 1826 में हमारे भारत देश में। तो दीज आर द असम पुलिस डे के मेन पॉइंट। अब ये असम पुलिस जो है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो आपको पता है हिंदू मुस्लिम के झगड़े पुराने टाइम की बात चल रही है, आज़ादी से पहले, एथनिक राइट्स, कम्युनल टेंशन, मिलिटेंसी प्रॉब्लम कि हाँ मतलब देश के अंदर कोई घुस गया, इंसर्जेंसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ये पुलिस कर रही है वहाँ पे। रेफ्यूजीज के इश्यूज, कोई बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स आके बस गए यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें कौन संभाल रही है, पुलिस। और ये चैलेंजेस आ रहे हैं इनको, और अडॉप्ट कर रही है, अडेप्ट कौन कर रही है, असम पुलिस। अब तो और भी नए इश्यूज आ गए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, जैसे साइबर क्राइम यूनिट की बात करी जाए, साइबर इश्यूज, ऑनलाइन फ्रॉड्स, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विलेंस सिस्टम, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मॉडर्नाइजेशन वे में, ये सब कुछ कौन संभाल रहा है, पुलिस संभाल रही है। 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं आप दिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा रोल ऑफ पुलिस, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। बट मेन थिंग इज 74th 1 अक्टूबर 1826 1826 में असम जो है पुलिस बनाई गई थी। सो दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, गॉट इट। सो अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, 2 क्वेश्चन डालूंगा मैं इसमें। और दूसरा क्वेश्चन जो है, असम राइफल जो है हमारे देश की कौन सी सीमा को प्रोटेक्ट करके रखती है, ये आपके ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे देने हैं, समझ में आया। और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, अगर आप असम स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और असम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा असम पीसीएस का जो बैच है आप ले सकते हैं, और जिसमें हम आपको 1000 आवर लाइव कंटेंट देंगे, और हर लेक्चर के आपको जो है नोट्स वो भी प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और जो 1-to-1 मेंटोरशिप, ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी प्रेपरेशन में आपको मदद करेंगी, सीसेट वगैरह की तैयारी, ये सब कुछ मिलेगा यहाँ पे हमारे बैच 6 में। ओके, इन सभी कोर्सेज के लिंक, आई मीन असम जो पीसीएस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आपको एक कोड यूज़ करना है, दैट इज़ VIP लाइव। अगर आप ये VIP लाइव कूपन आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे बैचेस के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, और आप StudyIQ ऐप और वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF और वैसे भी कुछ भी चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लेक्चर्स जो भी आएंगे, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, क्योंकि यहाँ पे ही सब कुछ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूट्यूब से नोटिफिकेशन आती है, नहीं आती, कुछ भी है, तो सब कुछ अपडेट यहाँ पे ही होगा हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो अपनी। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।